नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नया लेसन प्लान लेकर। ये लेसन प्लान है मेगा लेसन। तो चलिए दोस्तों, आज हम मेगा लेसन शुरू करते हैं। हमारा पहला मेगा लेसन है संज्ञा। जैसे दोस्तों हम माइक्रो टीचिंग में करते हैं, वैसे ही सबसे पहले हमें ऊपर छात्र अध्यापिका अनुक्रमांक डालना है। उसके बाद हमें अपना विषय यानी कि जो भी हमारा सब्जेक्ट विषय है, जैसे कि हिंदी, सामाजिक, साइंस, मैथ, जो भी है वो। उसके बाद उपविषय का मतलब है कि हमें कौन सा टॉपिक यहाँ पे करना है, ठीक है। और हम इसके दूसरे साइड डालेंगे कक्षा कि हमने जो यहाँ उपविषय लिया है ये कौन सी कक्षा को पढ़ाना है, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, जो भी है। और फिर है समय अवधि। माइक्रो टीचिंग में दोस्तों समय था 5-6 मिनट, और अब मेगा में है 30 से 35 मिनट। उसके बाद हमें यहाँ पे दिनांक डालना है। चलिए दोस्तों, आज हम अब स्टार्ट करते हैं अपना मेगा लेसन, जिसका उपविषय है संज्ञा। अनुदेशनात्मक उद्देश्य इसमें डालना है कि छात्र अध्यापिका पाठ पढ़ाने के उपरांत यह अपेक्षा करती है कि छात्र, ये हमारे यहाँ पे जो उद्देश्य हैं वे 6 होते हैं। वैसे तो काफ़ी है, लेकिन हमें 6 लिखने बहुत ज़रूरी हैं, 6 से कम नहीं होने चाहिए। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे संज्ञा के शब्दों को परिभाषित कर सकेगी। छात्र शब्द हमने यहाँ पहले ले लिया, इसलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे छात्र शब्द नहीं डालेंगे, क्योंकि बार बार अगर छात्र शब्द डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें यहाँ पर छात्र शब्द डालकर आगे हमें सिर्फ वे वर्ड डालने हैं जो हमें करने हैं। नंबर 2, संज्ञा का उदाहरण दे सकेंगे कौन? छात्र। संज्ञा के भेदों को बता सकेंगे, संज्ञा के भेदों में अंतर कर सकेंगे, संज्ञा शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर सकेंगे, संज्ञा का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी सेंस है, यहाँ पे हमारी सेंस आ रही है सकेंगे, 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 सकेंगे। अब देखना ये है कि जो ये सकेंगे है ना, सकेंगे, या तो हमें इसमें ये लिखेंगे कि परिभाषित कर सकेंगे, या फिर ये लिखेंगे कि परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है। अगर हमने जो पहले पॉइंट में अगर सकेंगे डाला है तो हमें सारे के सारे पॉइंट में सकेंगे डालना है। अगर हमने यहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं तो यहाँ पर भी डालेंगे कि संज्ञा का उदाहरण दे सकते हैं, बता सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक फॉर्म लेनी है, सकेंगे या सकते, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। अनुदेशनात्मक सामग्री। अनुदेशनात्मक सामग्री वो होती है जो अध्यापक कक्षा में पढ़ाते वक्त जो भी टीचिंग एड्स होते हैं उनको शामिल करता है। जैसे कि अध्यापक जब कक्षा में पढ़ाता है तो क्या यूज करता है? चौक और चौक बोर्ड। चौक बोर्ड क्यों डालते हैं? वैसे हम यहाँ ब्लैक बोर्ड डाल सकते थे, लेकिन हमने ब्लैक बोर्ड इसलिए नहीं डाला क्योंकि आज के टाइम में स्कूलों में सिर्फ ब्लैक बोर्ड नहीं होते, पहले सिर्फ ब्लैक बोर्ड होते थे। अब ब्लैक बोर्ड की जगह ग्रीन बोर्ड भी आ गया है, वाइट बोर्ड भी आ गया है और डिजिटल बोर्ड भी आ गया है। इसलिए चौक बोर्ड डालेंगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड सिर्फ ब्लैक रंग का होता है और चौक बोर्ड डालने का मतलब है कि ऐसा बोर्ड जिस पर चौक के द्वारा लिखा जाता है, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो, ग्रीन हो या फिर डिजिटल हो, ओके। और फिर डस्टर, चार्ट। चार्ट किस चीज़ का? जो भी हमारा टॉपिक है, संज्ञा है तो संज्ञा का चार्ट, जिसमें उसके प्रकार बता देंगे, उसकी परिभाषा देंगे इत्यादि, ठीक है। फिर है प्रारंभिक व्यवहार। छात्र अध्यापिका यह मानकर चलती है कि छात्रों को संज्ञा के बारे में जानकारी है। जो हमारा यहाँ पे प्रारंभिक व्यवहार है, इसकी जगह हम कल्पना भी कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान कल्पना, परिकल्पना भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये वो होता है जो
छात्र अध्यापिका कक्षा में जाने के बाद सोचती है कि जो मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगी छात्रों को इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे पूर्व ज्ञान परीक्षा। अब छात्र अध्यापिका को पढ़ाने से पहले ये देखना है कि जो भी टॉपिक वो पढ़ा रही है उस कक्षा के बच्चे क्या उसके विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं या नहीं, उसको कैसे स्टार्ट करें। तो बच्चों से प्रश्न पूछती है कि छात्र अध्यापिका एक छात्र को संबोधित करते हुए कहती है, आपका नाम क्या है? तो छात्र बताता है जतिन। आपका घर कहाँ है? रोहतक। रोहतक किस राज्य के अंतर्गत आता है? हरियाणा। ये पाठ पढ़ाने से पहले वो उनसे बच्चों से प्रश्न पूछ रही है। आगे अपने हाथों को दिखाती है कि मेरे हाथ में जो ये पुस्तक है इसे व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? तो बच्चे असंतोषजनक उत्तर देते हैं, यानी कि मिश्रित उत्तर देते हैं। छात्राध्यापिका उनसे संतुष्ट नहीं होती। उपविषय की घोषणा। अब पूर्व ज्ञान परीक्षा करने के बाद छात्र अध्यापिका अपने उपविषय की घोषणा करती है कि बच्चों आज हम संज्ञा व उसके भेदों के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण। छात्राध्यापिका अपने पाठ को सरल भाषा विस्तार से छात्रों का सक्रिय सहयोग लेते हुए पढ़ाएगी। अब देखो इसमें हमने 4 कॉलम बनाने हैं। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापिका क्रिया, अगर लड़के हैं तो छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य वो हैं, यहाँ पे हमें 4 चपेने हैं, ब्लैक बोर्ड चपेना, ग्रीन बोर्ड जो भी है वो यहाँ पे चपेना है। जो ये पढ़ाएगी छात्राध्यापिका और उससे संबंधित ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखेगी, कुछ चित्र बनाएगी, वो सब हमें यहाँ पे डालना है। अब देखिए शिक्षण बिंदु क्या है? संज्ञा का परिचय। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का अर्थ, इसकी परिभाषा। ठीक है। राकेश बैग लेकर दिल्ली जाता है। पूजा दिल्ली से सेब लाती है। इन शब्दों में राकेश एक व्यक्ति, बैग एक वस्तु तथा दिल्ली स्थान का बोध कराते हैं। इन्हें व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा कहते हैं। बच्चे श्यामपट्ट की ओर देखते हैं, यानी कि ब्लैक बोर्ड की तरफ, ग्रीन बोर्ड की तरफ, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखते हैं। तो वहाँ पर छात्र अध्यापिका एक बैग का चित्र बना देती है और बच्चे उसकी तरफ देखते हैं कि यह बैग है, ये क्या है? एक वस्तु है। ठीक है। आगे देखिए। अब बच्चों बताओ दूसरे वाक्य में कौन कौन से संज्ञा शब्द है? जैसे कि पूजा दिल्ली से सेब लाती है। तो यहाँ पे जैसे कि पूजा है, दिल्ली है, सेब है, ये सभी संज्ञा शब्द है। बहुत अच्छा। तो बच्चों संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? बच्चे कहते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे शिक्षण बिंदु डालेंगे हम परिभाषा। हाँ बच्चों आपने सही बताया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। छात्र संज्ञा की परिभाषा कॉपी में लिखते हैं। अच्छा बच्चों संज्ञा के 5 उदाहरण बताओ। बच्चे पुस्तक, मेज, रोहतक, अंगूर, नदी। आपने बिल्कुल ठीक बताया, परंतु यह कैसे सिद्ध करोगे कि रोहतक संज्ञा है? तो बच्चे बताते हैं क्योंकि रोहतक स्थान का नाम है इसलिए रोहतक संज्ञा है। संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और जो ये 3 भेद छात्राध्यापिका ने बताए हैं ये इन्होंने ब्लैक बोर्ड पे, यहाँ पे ब्लैक पेपर का प्रयोग करके ब्लैक बोर्ड बनाया है और ये तीनों यहाँ पे डाल दिए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब आगे, जिस संज्ञा शब्द में किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति का बोध है, यानी कि विशेष व्यक्ति का। ठीक है। अब आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी जाति विशेष का बोध कराए।
यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का बोध होकर न होकर संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस आधार पर जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कुत्ता, बिल्ली, नेता। बहुत अच्छा। ये सभी संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये सब जातिवाचक संज्ञा है। आप बताओ बच्चों कि आम कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, क्योंकि वो किसी व्यक्ति का आम बोध नहीं का बल्कि एक मतलब जाति, यानी कि आम एक जाति है, इसलिए वो जाति का बोध करा रहा है। जिस संज्ञा शब्द से गुण, दोष, धर्म, अवस्था आदि का बोध है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो, आम मीठा है, मीठा यहाँ पे क्या है? गुण। बच्चा चिल्ला रहा है, यहाँ पर चिल्लाना क्या है? भाववाचक, क्योंकि वो एक भाव दे रहा है। शाबाश, आपने ठीक पहचाना। अब करते हैं हम पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में क्या होता है कि जो हमने ऊपर करवाया है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा को उदाहरण दीजिए। अब लास्ट में हम करेंगे गृह कार्य। जो बच्चों को सत्र अध्यापिका देती है वो उसे गृह कार्य कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मुझे आशा कि आप सबको समझ आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।